राजकीय महाविद्यालय मलसीसर के BA पार्ट 3 के समस्त विद्यार्थियों का, छात्र छात्राओं का अभिनंदन व स्वागत। आज के इस YouTube लेक्चर में हम जो प्लेटो का आदर्श राज्य है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिकन में किया है, उसकी आलोचना करेंगे हम कि आखिर क्या कमियां हैं उस आदर्श राज्य में। उन कमियों के ऊपर अपना प्रकाश डालेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्लेटो के आदर्श राज्य के जो सिद्धांत थे उनकी चर्चा की थी, और आज के इस वीडियो में हम उन सिद्धांतों की आलोचना करेंगे। तो मुद्दे की शुरुआत करते हैं। द क्रिटिसिज्म ऑफ द आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसकी एक आलोचना तो ये की जाती है कि ये अतिशय कल्पना प्रधान है, ये अव्यवहारिक है। हालांकि प्लेटो स्वयं बाद में स्वीकार करते हैं, जब वो डायनोसियस को एक आदर्श राजा नहीं बना पाते, जब उनके एक आदर्श राजा की जो स्थापना का जो उनका सिद्धांत था कि मैं एक आदर्श राज्य बना दूंगा, एक दार्शनिक राजा बना दूंगा, वो जब असफल हो जाता है 2 प्रयासों के बाद, तो खुद स्वीकार करने लगते हैं कि उनका जो आइडियल स्टेट है वो बादलों में तो संभव है, यानी आसमान में संभव है, लेकिन पृथ्वी पर संभव नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो कल्पना प्रधान ज़्यादा है। प्लेटो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं। अब हम और आलोचना करें तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है उसमें जो वर्ग विभाजन है वो अस्वाभाविक है। प्लेटो ने जो श्रम के आधार पर वर्ग का विभाजन किया वो अवैज्ञानिक भी है। प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में केवल एक ही प्रवृत्ति होती है, या तो व्यक्ति होता है वो वासना में ही प्रवृत्ति हो सकती है उसमें, या उसमें साहस की प्रवृत्ति हो सकती है, या उसमें विवेक की प्रवृत्ति हो सकती है। यानी वो वासना प्रधान, साहस प्रधान और बुद्धि प्रधान, इन तीनों में से एक ही हो सकता है कोई व्यक्ति। कोई व्यक्ति, इसका तात्पर्य है या तो वो अच्छा किसान हो सकता है सिर्फ, या वो सिर्फ एक अच्छा सेनापति हो सकता है, या वो एक अच्छा शासक हो सकता है। लेकिन हम खुद देखते हैं कि कई बार एक ही व्यक्ति में सारे गुण होते हैं। एक व्यक्ति साहस प्रधान भी हो सकता है, साथ साथ में बुद्धि प्रधान भी हो सकता है। एक व्यक्ति अच्छा सेनापति होने के साथ साथ अच्छा राजा भी हो सकता है। जबकि प्लेटो तो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में सिर्फ एक ही गुण होता है, एक ही सद्गुण होता है। तो इस हिसाब से जो प्लेटो ने वर्ग विभाजन किया है और आत्मा के गुणों की जो चर्चा की है वो भी अस्वाभाविक है। एक और आलोचना है कि प्लेटो व्यक्ति की अवहेलना करता है, क्योंकि प्लेटो का जो राज्य है वो सावेवी राज्य है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, व्यक्ति का स्वतंत्र अहमियत नहीं है। क्योंकि सावेवी राज्य में, ऑर्गेनिक स्टेट में, जैविक राज्य में जीव का शरीर महत्वपूर्ण होता है, अंग उसके ऊपर निर्भर करते हैं। तो ऐसे ही प्लेटो के आदर्श राज्य में जो व्यक्ति हैं वो राज्य के लिए बने हुए हैं। राज्य की खुद की इच्छा है और व्यक्तियों को अपनी इच्छाओं को राज्य की इच्छा में विलीन कर देना है। किसी भी व्यक्ति की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं हो सकती, ऐसा ही प्लेटो का आदर्श राज्य कहता है। इसीलिए हीगल कहते हैं कि प्लेटो के राज्य में व्यक्ति की स्वाधीनता के लिए कोई स्थान नहीं है, व्यक्ति की वहाँ कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और ऐसे ही राज्य बाद में चलकर निरंकुश होते हैं, तानाशाह होते हैं और अत्याचारी होते हैं, सर्वसत्तात्मक होते हैं और व्यक्ति का शोषण करते हैं।
तो हमने एक और आलोचना देखी कि प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति की अवहेलना की गई है, उत्पादक वर्ग की उपेक्षा। प्लेटो ने जहाँ कहीं भी रिपब्लिकन में वर्णन किया है वहाँ दार्शनिक राजा को सबसे श्रेष्ठ बताया है, उसके बाद उसने सैन्य वर्ग को बताया है, उत्पादक वर्ग की यदा कदा ही चर्चा की है। जब हम प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत करते हैं तो प्लेटो शिक्षा के सार्वजनिकरण की तो व्यवस्था करता है, लेकिन प्लेटो उत्पादक वर्ग की शिक्षा के बारे में मौन है। न्याय में उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। वो उत्पादक वर्ग को वासना में मानता है, इच्छा प्रधान मानता है, लोभी और लालची मानता है। तो वो आदर्श राज्य में तीनों वर्गों को समान नहीं मानता, बल्कि वो उत्पादक वर्ग को निम्न श्रेणी का मानता है, और यही वर्ग है जो उसके राज्य में सबसे बड़ा वर्ग है, संख्या में सबसे बड़ा वर्ग है। तो ये एक और आलोचना बनती है कि प्लेटो का जो रिपब्लिकन है वो उत्पादक वर्ग की पूर्णतः उपेक्षा करता है। अगली आलोचना में हम देखेंगे कि प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है उसमें सिर्फ कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करेगा। शासक है वो अच्छी तरह से शासन करेगा, सैन्य वर्ग है वो वीरतापूर्वक युद्ध करेगा, और जो उत्पादक वर्ग है वो वासना में परिवर्तियों को त्याग कर और उत्पादन करेगा। तो न्याय सिद्धांत है वो एकांगी है, उसमें सिर्फ कर्तव्यों को गिनाया गया है, अधिकारों की कहीं चर्चा ही नहीं है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि अधिकार और कर्तव्य दोनों किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जो कि प्लेटो तो ऐसी चर्चा नहीं करता, वो सिर्फ कर्तव्यों की चर्चा करता है। हम एक आलोचना और करें कि जो साम्यवाद का सिद्धांत है, हमने पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि ये अव्यवहारिक है। जो संपत्ति का साम्यवाद है और जो परिवार का साम्यवाद है, पत्नियों और बच्चों का साम्यवाद, ये दोनों ही प्रकार का साम्यवाद है, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है। प्लेटो का जो प्रिय शिष्य था अरस्तु, वो खुद स्वीकार करता है कि संपत्ति है वो किसी भी व्यक्ति में सद्गुणों का और सद्प्रवृत्तियों का विकास करती है, जबकि प्लेटो उल्टा कहता है, वो कहता है संपत्ति भ्रष्टाचार और व्यभिचार पैदा करती है। कोई भी व्यक्ति होती है, स्वाभाविक इच्छा होती है कि उसके पास संपत्ति हो, अपना घर हो, जमीन हो, या जो भी जिस रूप में भी हो संपत्ति हो। तो प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक प्रवृत्ति होती है मानव की कि वो संपत्ति का मालिक बनना चाहता है। दूसरी जो परिवार का साम्यवाद है, पत्नियों का साम्यवाद है, उससे समाज में अव्यवस्था और अनैतिकता फैलती है। तो ये साम्यवाद का सिद्धांत जो आदर्श राज्य में लागू होगा ये भी अव्यवहारिक है। एक और अन्य आलोचना है कि प्लेटो कहता है कि जो आदर्श राज्य होगा उसका संचालन दार्शनिक शासक करेगा, और दार्शनिक शासक के ऊपर कानूनों का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वो कानूनों के साथ साथ लोकमत यानी जनमत से भी स्वतंत्र होगा, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, सद्गुणी व्यक्ति है, वो जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए न तो उस पर जन दबाव होगा, न उस पर कानूनों का दबाव होगा, और दार्शनिक शासक जो कह देगा वही कानून होगा, जो दार्शनिक शासक के मुंह से निकल जाएगा वही कानून होगा। लेकिन हम भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो कमियों से और आलोचनाओं से परे नहीं हो सकता। हाँ, जो कानून है ये लंबी सोच, सामूहिक सोच का परिणाम होते हैं और ये जन भलाई को निर्देशित करते हैं। तो कानून का शासन तो समझ में आता है, लेकिन एक व्यक्ति का शासन है वो धीरे धीरे आगे चलकर निरंकुश हो जाता है। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य में जो दार्शनिक राजा है
उसको कानून के बंधनों से मुक्त कर दिया है, और कानून के बंधन से मुक्त होते ऐसा दार्शनिक राजा है वो कभी भी निरंकुश और तानाशाह बन सकता है। एक बहुत बड़ी आलोचना है, एक बहुत बड़ी कमी है प्लेटो के रिपब्लिकन में। और बाद में चलकर प्लेटो ने जब और व्यवहारिक पुस्तकों की रचना की, जैसे कि लॉज, तो उसमें उन्होंने व्यक्ति की बजाय कानून के शासन को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। एक और आलोचना है, प्लेटो लोकतंत्र का कटु आलोचक है, क्योंकि प्लेटो का जो मानस पटल है उसके ऊपर अपने गुरु सुकरात के विषपान का वो चित्र अंकित है जब एथेंस के लोकतांत्रिक लोगों ने उसके गुरु सुकरात को विष का प्याला देकर मार दिया था। और उसी दिन से प्लेटो के मन में लोकतंत्र की एक बुरी छवि बनी हुई है। वो ये मानता है कि यूनान में जो लोकतंत्र प्रचलित है वो अन्यायी है, निर्मम है और वो भीड़तंत्र है, इससे अधिक कुछ नहीं है। प्लेटो खुद मानता है कि लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता और समानता है ये दोनों ही गलत है। प्लेटो के शब्दों में इनसे समाज में अव्यवस्था, अनुशासनहीनता और उच्च श्रृंखलाता का प्रसार होता है। पुत्र पिता के तुल्य बन जाता है, माता और पिता के प्रति उसमें कोई आदर भाव नहीं रहता। अध्यापक अपने शिष्यों से डरता है और उनकी चापलूसी करता है। विद्यार्थी अपने शिक्षकों का तिरस्कार करते हैं। ऐसे राष्ट्र में सार्वजनिक स्वतंत्रता की प्रकाष्ठा तब होती है जब दास और दासियां भी उनको मूल्य देकर मोल लेने वाले स्वामियों के बराबर स्वतंत्र हो जाते हैं। खैर, आज हम देखते हैं कि लोकतंत्र की आलोचनाएं हैं ये काफ़ी हद तक निर्मूल है। आज लोकतंत्र एक सर्व स्वीकार्य प्रणाली बन चुकी है, जबकि प्लेटो लोकतंत्र का कटु आलोचक है। अंतिम चर्चा करते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो दार्शनिक राजा के द्वारा संचालित, और दार्शनिक राजा के ऊपर न तो कानूनों का अंकुश होगा न जनता का अंकुश होगा। तो ऐसा राजा अंततः निरंकुश हो जाता है। ऐसा राजा फिर एक टायरेनी का निर्माण करता है और ऐसा राजा शोषक हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी आलोचना है। बारकर के शब्दों में हम आज की इस मुद्दे को, जिसमें हमने प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की है, उसको अंतिम रूप देते हैं। राजनीति विज्ञान के जो विद्वान है बारकर, वो कहते हैं यह कहना आसान है कि रिपब्लिकन काल्पनिक है, बादलों में एक नगर है, एक सूर्यास्त के दृश्य के समान है जो साय तक 1 घंटे के लिए रहता है, तत्पश्चात अंधकार में विलीन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। रिपब्लिकन कहीं नहीं का नगर नहीं है, यह यथार्थ परिस्थितियों पर आधारित है और इसकी स्थापना हो सकती है। हालांकि इसकी स्थापना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, ऐसा बारकर महोदय मानते हैं। तो आज के इस YouTube वीडियो में हमने प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना से संबंधित मुद्दों पर विचार किया। अगले वीडियो में हम कुछ प्लेटो से संबंधित कुछ और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा और सुना, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये YouTube वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, जो अपने कॉलेज के सहपाठी हैं, उनके साथ इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और कॉलेज का जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब करें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।